एक गांव में अर्जुन और धर्मदास नाम के दो भाई रहा करते थे। अर्जुन धर्मदास से छोटा था। अर्जुन बहुत सीधा सादा था, वहीं धर्मदास एक बहुत ही चतुर स्वभाव का व्यक्ति था। सुबह का समय था। अर्जुन अपने कक्ष में बैठा हुआ अपनी पत्नी गौरी के साथ भोजन कर रहा था। तभी धर्मदास वहां पहुंचा। अर्जुन! ओ भाई अर्जुन! हाँ, यहाँ हो। अच्छा सुनो, भोजन करने के बाद आज जरा खेत में चले जाना। वहाँ पर एक मजदूर की कमी पड़ रही है और तुम तो जानते हो कि कल फसल कटना बहुत जरूरी है। अब क्या है कि अब मैं इसीलिए नहीं जा सकता क्योंकि आज मुझसे मिलने एक बहुत बड़ा व्यापारी आ रहा है। समझ रहे हो ना? चले ही जाना, बहुत जरूरी है। हाँ जी भैया, मैं चला जाऊंगा जी, ठीक है। धर्मदास वहां से चला गया। धर्मदास के जाते ही अर्जुन की पत्नी गौरी क्रोधित हो गई। ये क्या, भैया रोज रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर तुम्हें काम पर भेजते हैं और खुद सारा दिन यहाँ घर पर पड़े रहते हैं और अपनी पत्नी के साथ हंसी मजाक करते रहते हैं। अरे जब पिताजी जीवित थे तब तो ये आपसे प्रेम करने का बहुत दिखावा करते थे। कहते थे कि मेरे होते हुए मेरे छोटे भाई को मेहनत करने की क्या जरूरत। पिताजी के जाते ही बड़े भाई का प्रेम खत्म हो गया क्या? अरे छोड़ो ना गौरी, बड़ा भाई भी पिता के समान ही होता है। हाँ लो, अरे तुम खाओ खाओ खाओ, ये खाओ। आ। इतना कहते ही अर्जुन सीधे खेत में चला गया। गौरी अपने कक्ष से बाहर आ गई कि तभी उसकी जेठानी कौशल्या वहां आई। गौरी, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। असल में कल रात से मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तेज बुखार है, तो आज सारा घर का काम तुम कर लो। गौरी कुछ देर तक कौशल्या को देखकर बोली, जी दीदी, आप जाकर आराम कीजिए, मैं सारे घर की साफ सफाई कर लूंगी और खाना भी बना लूंगी। ये सुनकर कौशल्या मुस्कुराई और सीधे अपने कक्ष में चली गई। भगवान करे ऐसी मूर्ख देवरानी हर किसी जेठानी को मिले। धर्मदास हंसने लगा। मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान हर किसी को मेरे भाई अर्जुन जैसा मूर्ख भाई दे। दोनों मिलकर हंसने लगे। कुछ देर बाद कौशल्या गंभीर हो गई। देखिए, अभी तो अर्जुन और उसकी पत्नी हमारा कहना मान रहे हैं, लेकिन ये अधिक दिनों तक नहीं चलेगा। कल को वो आपका और मेरा काम करने से इनकार भी करेंगे और हो सकता है कि वो हमसे अलग होने की बात कहें। तो आपने इस बारे में कुछ सोचा है? तुम अच्छी तरह से जानती हो कौशल्या कि अगर संपत्ति का बंटवारा होता है तो मैं अर्जुन को फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। नहीं तो अरे, क्योंकि बचपन से लेकर जवानी तक पिताजी के साथ जी तोड़ मेहनत मैंने की है, अर्जुन ने नहीं। समझी? उसको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। कौशल्या मुस्कुराने लगी। मैं पूरे 1 माह अब आराम करना चाहती हूँ और घर का काम नहीं करना चाहती। कोई ऐसी तरकीब लगाओ कि अर्जुन 1 महीने के लिए कहीं चला जाए और फिर मैं अपनी देवरानी को पूरी तरह से नौकरानी बना दूं। अरे तुम चिंता काहे करती हो? अर्जुन खेत में काम करने के लिए गया है, वो वापस 1 महीने तक घर पर आएगा ही नहीं। हाँ। इतना कहकर धर्मदास घर से बाहर निकला और सीधा खेत में काम कर रहे अर्जुन के पास जा पहुंचा। अर्जुन! हे अर्जुन! ए भाई अर्जुन, सुनो, तुम्हें इसी वक्त केशव नगर राज्य जाना होगा, जल्दी से। अरे अरे अरे, क्या बात है भैया, सब कुछ ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है भाई, अब क्या बताएं। ऐसा है छोटे
सुनने में आया है कि केशव नगर राज्य में हम जिस व्यापारी को अनाज बेचते हैं ना, वो व्यापारी केशव नगर राज्य छोड़ने की तैयारी कर रहा है। तुम भाग कर जाओ और हमारी रकम जो उस पर निकल रही है वो लेकर आओ। और हाँ, अभी इस वक्त बैलगाड़ी से एकदम सरपट भागते हुए निकल जाओ। चलो 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 चलो। अब भैया मैं क्या कह रहा हूँ कि कल प्रातःकाल निकल जाऊंगा। धर्मदास क्रोधित हो गया। अरे तुमसे कोई काम कहो तो कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, क्या बकवास करते हो? अरे भाई, जितना देर करोगे उतना नुकसान हमारा होगा। अब बुद्धि थोड़ा चलाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे वहां जाने से पहले ही वो राज्य छोड़कर चला जाए, फिर हम हाथ मलते रह जाएं प्रातःकाल का इंतजार करते करते। प्रातःकाल जाएंगे? अरे राजा बाबू हो क्या? अच्छा ठीक है भैया, मैं एक बार घर होकर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है घर जाने की। अरे भाई, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? जितना देर उतना नुकसान। मैं बैलगाड़ी साथ ही लेकर आया हूँ, तुम बस बैलगाड़ी को हांको और सरपट सरपट भागो। तुम्हें अभी इसी वक्त तुरंत निकलना होगा। हाँ। अर्जुन ना चाहते हुए भी बैलगाड़ी से केशव नगर राज्य की ओर रवाना हो गया। अर्जुन के जाते ही धर्मदास मुस्कुराया। सरपट सरपट भागे तुम्हारी बैलगाड़िया, और हमको आए मजा बहुत बढ़िया। बेटा, केशव नगर जाने का रास्ता है 15 दिन का, आने का भी रास्ता 15 दिन का। अब ये 1 महीने से पहले तो घर वापस नहीं आ पाएगा। इतना कहकर धर्मदास अपने घर लौट आया और खुशी खुशी सारी घटना अपनी पत्नी को बता दी। शाम हो गई, लेकिन अर्जुन घर नहीं लौटा। उसकी पत्नी गौरी चिंतित हो गई। गौरी धर्मदास के पास आकर बोली, वैसे तो ये शाम तक वापस आ जाते हैं, अभी ये वापस क्यों नहीं आए? अब क्या है गौरी की उसे मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण काम से केशव नगर राज्य भेजा है। क्यों, क्या हुआ? गौरी चौंक गई। केशव नगर राज्य? वहां से तो लौटने में 1 महीने का समय लग जाएगा। ये मुझसे मिलकर भी नहीं गए। अब देखो भाई, ये सब तो मुझे नहीं पता कि वो तुमसे मिलकर क्यों नहीं गया। अब तो ये आपस में पति पत्नी का मामला है, मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहकर धर्मदास वहां से चला गया। अगले दिन कौशल्या ने फिर से गौरी से बहाना बनाया और सारा दिन आराम करती रही। दिन ऐसे ही बीतते चले गए और देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। 1 महीने बाद अर्जुन जब घर लौटा तो उसकी पत्नी गौरी फूट फूट कर रोने लगी। अरे 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 अरे, क्या हुआ गौरी? तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? एक तो आप मुझे बिना मिले केशव नगर राज्य चले गए, और दूसरी बात, इस 1 महीने में भाभी ने मुझे सांस भी नहीं लेने दिया। रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर सारे घर की जिम्मेदारी मुझको सौंपती रही। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इस घर की बहू हूँ या नौकरानी। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। हाँ, शांत हो जाओ, बस 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 बस, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मुझे भी भैया का व्यवहार बिल्कुल समझ में नहीं आया। माने तुमको पता है गौरी, मैं यहाँ से भागते भागते केशव नगर में गया तो उस व्यापारी ने मुझसे कहा कि केशव नगर राज्य छोड़कर क्यों जाएगा वो? उसका जमा जमाया धंधा है, व्यापार है, उसकी मातृभूमि तो केशव नगर राज्य ही है। भैया को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मुझे तो लगता है कि भैया ने जानबूझकर केशव नगर राज्य भेजा था। हाँ, बस बहुत हो गया, अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। अब मैं भी 2 पल सुकून से जीना चाहती हूँ। शायद तुम ठीक कह रही हो गौरी। ठीक है, अब देखो मैं भी कुछ करता हूँ। अगले दिन अर्जुन अपनी पत्नी गौरी के साथ अपने भाई धर्मदास के कमरे में गया।
नमस्ते भैया, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ना 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 ना। अरे अर्जुन, आओ भाई, आओ 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 आओ। हाँ हाँ, तो बोलो बोलो, क्या जरूरी बात है भाई, बोलो। भैया, बात यह है कि अब मैं अलग रहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हमें संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए। ये सुनकर धर्मदास चौंक गया और कौशल्या अपने पति की ओर देखने लगी। देखा कौशल्या। हाँ, तो भैया ऐसा है छोटे, अगर तुम बंटवारा करना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाई, लेकिन हाँ, तुम्हारे हिस्से में आएगा ही क्या? अरे तुम्हारे हिस्से में कुछ भी आ ही नहीं रहा है तो बंटवारा किस बात का? कुल मिलाकर ये समझो कि सारी संपत्ति का मालिक मैं हूँ। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। हैं? ये क्या कह रहे हैं आप भैया? पिताजी ने आधी आधी संपत्ति का बंटवारा किया था ना, तो पूरी संपत्ति आपके। आहा, अरे वो तो पिताजी ने प्रेम में आकर कह दिया था। अरे भाई ये बताओ, क्या पिताजी ने कोई लिखित कागज दिया था क्या? कहीं दस्तखत किए थे क्या? बताओ। नहीं, लेकिन क्योंकि भैया, क्योंकि पिताजी बहुत ही जुबान के पक्के थे। उन्हें लगता था कि आप भी जुबान के पक्के हो। अब मेरे सामने ही पिताजी ने कहा था कि मेरे जाने के बाद तुम अपने छोटे भाई को ईमानदारी से आधी संपत्ति सौंप देना। और आपने पिताजी को जुबान भी दी थी कि हाँ, मेरा छोटा भाई है, मैं ख्याल रखूंगा। अब मुझे नहीं पता था कि भैया, आपकी नीयत में खोट है और आप उतने बड़े वाले बेईमान निकलेंगे। ये सुनकर धर्मदास क्रोधित हो गया। ये किसको बेईमान कहता है रे तू? हैं? अगर इतना ही बेईमान लग रहा हूं मैं, तो मेरे घर से निकल जा और जाकर इस मुद्दे को पंचायत में उठा, क्योंकि मैंने जो फैसला कर लिया तो कर लिया। बाकी तुझे कोई आपत्ति है तो इस बात का फैसला अब मुखिया ही करेगा, तभी तू मानेगा। हाँ, तो ठीक है भैया, मैं भी मुखिया जी के पास जा रहा हूं और अब इस बात का फैसला पंचायत ही करेगी। ठीक, चल गौरी, चल। इतना कहकर अर्जुन अपनी पत्नी गौरी के साथ वहां से चला गया। अर्जुन के जाते ही कौशल्या ने अपने पति धर्मदास से कहा, ये क्या किया आपने? पंचायत तो आधी आधी संपत्ति का बंटवारा कर देगी। धर्मदास हंसते हुए बोला, अरे मेरी कौशल्या, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने कच्ची गोलियां खेली हैं? मुखिया है मेरा दोस्त, जरूरत पड़ने पर मैं उसे हमेशा कर्ज देता आया हूँ। वो मेरे कर्ज के बोझ तले बहुत दबा हुआ है। मैंने मुखिया से पहले ही बात कर ली है, मुखिया हमारे पक्ष में ही फैसला सुनाएगा। ना 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 ना। अर्जुन गांव के मुखिया के पास पहुंचा और सारी घटना बताई। मुखिया जी, अब आप ही मेरा फैसला कीजिए। देखो अर्जुन, तुम्हारा बड़ा भाई सही कह रहा है। मैंने शुरू से देखा है कि तुम्हारे बड़े भाई ने अपने पिताजी के साथ मेहनत से काम में हाथ बटाया है, तो सब कुछ उसी का हुआ। तुमने तो कुछ दिन पहले ही काम संभाला है। बेटा, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अब ये तो तुम्हारे बड़े भाई की दरिया दिली थी कि वो अब तक तुम्हें अपने घर में रखे हुए था। तुम चाहो तो मैं ये बात सारे गांव में भी कह सकता हूं, माने कि सबके सामने। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है मुखिया जी, मैं समझ गया। बस कहीं मत कहिए। आपने जो कह दिया मैं समझ गया। आप भी मेरे बड़े भाई के साथ मिले हुए हैं। लेकिन ध्यान रखना मुखिया जी, ये अन्याय है और मुझे भगवान पर विश्वास है। विश्वास है मुझे भगवान पर।
वो ऊपर वाला एक दिन न्याय करेगा, और जब न्याय करेगा ना तो उसकी लाठी में आवाज नहीं होगी। देख लेना, देख लेना। चल गौरी चल, आज पिताजी की बड़ी याद आ रही। इतना कहकर अर्जुन नम आंखों से गौरी के साथ वहां से निकल गया। जब अर्जुन अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका सारा सामान बाहर पड़ा हुआ था। उसका बड़ा भाई धर्मदास अपनी पत्नी कौशल्या के साथ वहां खड़ा था। तो भैया छोटे, राजकुमार जी हो आए मुखिया के पास। पता चल गया मैं कितना बड़ा दयावान हूँ। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि मुखिया ने तुम्हें क्या जवाब दिया। चलो अब ये बताओ, अपने कदमों पे चल के जाओगे घर से बाहर, या तुम्हें 4 लोगों से उठवा कर फिकवाऊं? क्योंकि अब मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि तुम ही तो कहते हो तुम्हें अलग होना है, तो अलग हो जाओ। लेकिन हाँ, एक शर्त पर तुम्हें अपने घर में रहने की इजाजत दे सकता हूं। अगर तुम सारी जिंदगी मेरे नौकर बनकर रहो और तुम्हारी पत्नी नौकरानी बनकर रहे। बोलो स्वीकार है तो बोलो हाँ, नहीं तो यहाँ से जा। बोलो। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे भगवान पर भरोसा है। मेरा समय जरूर बदलेगा भैया, मेरा समय जरूर बदलेगा। चल गौरी चल चल। इतना कहकर अर्जुन ने अपना सामान उठाया और अपनी पत्नी के साथ वहां से चल दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? हाँ, जंगल में और कहाँ गौरी। ऐसे संसार में रहना ही नहीं जहां सच की नहीं अन्याय की बात सुनी जाती है, और जहां लोग न्याय का साथ नहीं बल्कि अन्याय के साथ खड़े होते हैं। क्या करेंगे इस समाज, संसार, दुनिया में रहकर? बेकार लोग हैं ये। चलो। हमारे पास जो कुछ भी बचा हुआ था वो सब खत्म हो गया है। अर्जुन उदास हो गया। हाँ, तुम चिंता मत करो। मैं आज गांव जा रहा हूं और वहां कोई मजदूरी करूंगा तो कुछ आमदनी हो जाएगी। इतना कहकर अर्जुन गांव चला गया। अर्जुन ने पूरे गांव में काम मांगा, लेकिन उसके बड़े भाई धर्मदास का गांव में बहुत डर था, इसलिए अर्जुन को कहीं भी काम नहीं मिला। अर्जुन निराश होकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी उसके पड़ोस में रहने वाली गंगा ताई वहां आई। अर्जुन, क्या हुआ? हाँ, क्या बताऊं ताई। मैंने सोचा था कि गांव में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन चला लूंगा, लेकिन भैया ने तो सारे गांव वालों को आदेश दे रखा है कि मुझे काम ना दिया जाए। क्या करूं अब मैं? देखो अर्जुन, मैं गरीब हूँ, मेरे पास थोड़ा सा धन है, ये लो, ये तुम रख लो। अरे नहीं 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 मौसी, क्या बात करती हो? मैं ये नहीं रख सकता। नहीं 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 नहीं। उधार समझकर रख लो। जब तुम्हारे पिताजी जीवित थे तो उन्होंने मेरी बहुत सहायता की थी। इतना कहकर गंगा ताई वहां से चली गई। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वो उस धन से थोड़ा सा भोजन खरीदकर झोपड़ी में आ गया और सारी घटना अपनी पत्नी गौरी को बता दी। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये तो थोड़ा सा खाना है, आखिर ये कब तक चल पाएगा? तभी उसके कानों में एक भिखारी की आवाज टकराई। कोई है? खाना, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। अर्जुन चौंक गया और झोपड़ी के बाहर आया। बाहर एक भिखारी दयनीय अवस्था में खड़ा था।
अर्जुन उसे सम्मान के साथ अंदर ले आया। बाप रे, ये तो 2 दिन से भूखा है। गौरी ने सारा भोजन भिखारी के सामने रख दिया। भिखारी ने दोनों के सामने सारा भोजन खा लिया। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास यही बचा हुआ भोजन था, लेकिन मैं ये तुम्हारा भोजन मुफ्त में नहीं खाऊंगा। इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ दूंगा। भिखारी बाहर गया और एक मटका लेकर आया। ये मेरी तरफ से मटका तुम रख लो। नहीं, हम ये मटका नहीं रख सकते, इसे आप ही रख लीजिए। नहीं नहीं नहीं, इसे तुम्हें रखना ही होगा। ये मटका साधारण मटका नहीं, बल्कि एक जादुई मटका है। इस मटके से तुम जो कुछ भी मांगोगे, ये मटका तुम्हें दे देगा। लेकिन ध्यान रखना, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम उनके जैसा मत बनना। तुम्हारे साथ लोगों ने जैसा व्यवहार किया, तुम उसके विपरीत व्यवहार उनके साथ करना, है ना? हाँ। इतना कहकर भिखारी वहां से चला गया। अर्जुन और गौरी को कुछ भी समझ नहीं आया। लगता है इस भिखारी की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं, पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोलकर गया। अर्जुन कुछ नहीं बोला और चुपचाप लेट गया। रात हो गई, लेकिन अर्जुन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। क्या हुआ? क्या आपको नींद नहीं आ रही? हाँ, क्या बताऊं गौरी, न जाने क्यों मुझे वो भिखारी बड़ा रहस्यमयी लगा। मैंने उसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा, और उसकी बातें। और तुम ही सोचो, उसने ऐसा क्यों कहा कि हमारे साथ लोगों ने जैसा व्यवहार किया, हमें उनके जैसा नहीं बनना चाहिए, बल्कि उनके विपरीत व्यवहार करना चाहिए। मतलब बुरे के साथ अच्छा। तो तुम कहना क्या चाहते हो? सुनो, वो मटका तो लेकर आओ, जाओ। गौरी ने मटका अर्जुन के सामने रख दिया। कहीं तुम उस भिखारी की बातों में तो नहीं आ गए और वास्तव में इस मटके को जादुई मटका तो नहीं समझने लगे? अरे तो एक बार देखने में क्या हर्ज है? अर्जुन उस मटके की ओर देखकर बोला, मुझे इस समय धन की बहुत जरूरत है। क्या तुम मुझे धन दे सकते हो? अगले ही पल मटके से आवाज आई, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं एक जादुई मटका हूँ। तुम मुझसे जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। धन, खाना, पानी, सब कुछ। मटके के अंदर से रंग बिरंगी चमक फूटी और सोने के सिक्के निकलने लगे। ये देखकर अर्जुन और गौरी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। कुछ ही देर में झोपड़ी में सोने के सिक्कों का ढेर लग गया। अर्जुन मुस्कुराया, इसका मतलब कि मेरा शक सही निकला। गौरी वो भिखारी कोई साधारण भिखारी नहीं था। हमारे थोड़े से भोजन के बदले उसने हमें धनवान बना दिया। गौरी। कुछ ही दिनों में अर्जुन दोबारा गांव आया। उसने एक आलीशान हवेली बनवाई और बहुत सारे खेत खरीदे। जिन गांव वालों ने अर्जुन के साथ बुरा व्यवहार किया था और बुरे वक्त में उसे काम नहीं दिया था, अर्जुन सच्चे मन से उनकी भी सहायता करने लगा। देखते ही देखते अर्जुन की प्रसिद्धि आसपास के इलाकों में फैलने लगी और गांव के सभी लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। एक दिन गांव का मुखिया अर्जुन के पास आया। अर्जुन, मैं क्या कह रहा हूँ छोटे, मेरे व्यापार में मेरा बड़ा नुकसान हो गया। तुम सारे गांव वालों की मदद कर रहे हो। क्या
क्या तुम मेरी भी मदद कर सकते हो क्या? बड़े नुकसान में हूँ, बड़े नुकसान में। मुझे क्षमा कर दो अर्जुन। ये जानते हुए भी कि तुम्हारा भाई गलत है, मैंने उसका साथ दिया। मैंने तुम्हें ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। अरे बस 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 बस, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, ऐसा है मुखिया जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अगर आप उस समय मेरा साथ दे देते तो शायद मैं इतना धनवान नहीं बनता, है ना? शांत हो जाइए, बस 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 बस। अर्जुन ने ढेर सारे सोने के सिक्के मुखिया को दे दिए। मुखिया की आंखों में फिर आंसू आ गए। अर्जुन, मैं तुम्हारा कर्ज बहुत जल्दी लौटा दूंगा, लौटा दूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद। इतना कहकर मुखिया मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। अर्जुन को अमीर और धनवान बनता हुआ देखकर और उसकी प्रसिद्धि पूरे गांव में फैलती हुई देखकर धर्मदास बुरी तरह से जलने लगा। अरे जहां तक मैं जानता हूँ, उस ससुरे अर्जुन के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अरे अचानक से उसके पास इतना धन कहां से आ गया कि गांव में उसकी आलीशान हवेली बन गई और वो कई खेतों का मालिक भी बन गया। और तो और वो गांव वालों की खुलकर मदद भी करता है। समझ नहीं आता। तो इस बात का पता लगाओ। मुझे लगता है उसके हाथ जरूर कोई जादुई वस्तु लगी है, वरना इतनी जल्दी कोई इतना धनवान नहीं बन सकता। तुम सही कह रही हो। मैं आज से ही उस ससुरे अर्जुन पर नजर रखूंगा। उस दिन से धर्मदास अर्जुन पर नजर रखने लगा। एक दिन वो चुपके से अर्जुन की हवेली में घुस गया। धर्मदास ने देखा कि अर्जुन अपनी पत्नी गौरी के साथ एक मटके के सामने बैठा हुआ था। जादुई मटके, मुझे ढेर सारा धन चाहिए। अगले ही पल मटके से रंग बिरंगी किरणें फूटी और सोने के सिक्के बाहर निकलने लगे। ये देखकर धर्मदास चौंक गया। अरे अच्छा, तो धनवान बनने का ये चक्कर है बेटा। इसके हाथ लग गया है जादुई मटका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ये मटका होगा मेरा। कुछ देर बाद अर्जुन और गौरी धन एकत्रित करके मटका छोड़कर वहां से चले गए। धर्मदास चुपके से उस कक्ष में घुसा और मटका लेकर दौड़ता हुआ अपने घर पहुंच गया। धर्मदास ने सारी घटना अपनी पत्नी कौशल्या को बता दी। क्या वास्तव में उस मटके से सोने के सिक्के निकल रहे थे? और नहीं तो क्या। अरे कौशल्या, मैंने देखा उसने कहा कि जादुई मटका धन दे दे। उसने भर भर के धन दिया। तो फिर किस बात की देर है? तुम भी इस मटके से कुछ मांग कर देखो। और हाँ, सोने के सिक्के मत मांगना, हीरे मांगना। अर्जुन तो मूर्ख है जो इतना चमत्कारी मटका होने के बाद भी सोना मांग रहा है। मैं होती तो हीरे मांगती और संसार की सबसे धनवान औरत बन जाती। अभी लो, अभी देखो। हाँ तो जादुई मटके, मुझे ढेर सारा नहीं, सोना नहीं, हीरा चाहिए। जल्दी से हीरे प्रकट करो। लाओ दो मुझे। लाओ लाओ लाओ। अचानक मटके के अंदर से काला धुआं निकलने लगा। एक काला सर्प मटके से बाहर निकला और धर्मदास को डस लिया। धर्मदास का शरीर नीला पड़ गया और कुछ ही देर में वो गिर पड़ा। सर्प वापस मटके में समा गया। ये देखकर कौशल्या फूट फूट कर रोने लगी और दौड़ती हुई अर्जुन के पास पहुंची। अर्जुन, मेरे पति को बचा लो, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। अर्जुन और उसकी पत्नी गौरी कौशल्या के साथ दौड़ते हुए घर पहुंचे। धर्मदास अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। मेरे पति को बचा लो।
अरे भाभी, आखिरकार भैया को मटका चुराने की क्या आवश्यकता थी? हमें क्षमा कर दो। मैं और तुम्हारे भैया तुम्हें धनवान बनता देखकर तुमसे ईर्ष्या करने लगे थे। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन ने जादुई मटके की ओर देखा। जादुई मटके? कोई ऐसी जड़ी बूटी दो जिससे मेरे भाई साहब ठीक हो जाएं। नहीं, इसने लालच की नियति से मेरा उपयोग किया। नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे तो फिर मुझे ऐसा मटका नहीं चाहिए। जाओ, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता। नहीं चाहिए। वो कुछ भी हो, मेरे भैया है वो। अचानक रंग बिरंगी किरणों के बीच वही भिखारी प्रकट हुआ। देखते ही देखते वो भिखारी एक सुंदर पुरुष में बदल गया। मैं जंगल का देवता हूँ। जब मैंने तुम्हें झोपड़ी में देखा तब तुम्हारी परीक्षा ली थी, जिसमें तुम सफल हुए। तुम्हारा मन शुद्ध है बच्चे, इसीलिए हमने तुम्हें भिखारी के रूप में ये मटका भेंट में दिया था। अरे तो जो भी करना है कीजिए, लेकिन मेरे भाई को ठीक कीजिए। आप जो भी हैं ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। लेकिन इसने तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या तुम भूल गए? जो भी हो, ये मेरे बड़े भाई हैं और बड़ा भाई पिता के समान होता है। और भिखारी के रूप में आप ही थे ना, तो आपने कहा था ना, जो जैसा तुम्हारे साथ करे उसका विपरीत करो। ये मेरे भैया हैं, पिता समान भैया। जंगल के देवता की आंखों से तेज किरणें निकली। वो किरणें धर्मदास के शरीर पर पड़ी। धर्मदास ठीक होकर उठ खड़ा हुआ। धर्मदास अर्जुन के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो छोटे, माफ कर दो। केवल अर्जुन की वजह से तुम्हें क्षमा किया, वरना तुम्हारा पाप क्षमा करने योग्य तो हरगिज नहीं था। ये मटका तुम्हारा है, इसे अपने पास ही रखना। जैसी तुम मदद करते हो और जैसे गरीबों की सहायता करते हो, वैसे ही करते रहना। इतना कहकर जंगल का देवता वहां से गायब हो गया। धर्मदास और कौशल्या ने अर्जुन से क्षमा मांगी। अर्जुन ने दोनों को क्षमा कर दिया। अर्जुन अपनी पत्नी गौरी के साथ मटका लेकर अपनी हवेली लौट आया। एक गांव में सौम्या और कुसुम नाम की दो बहनें रहा करती थीं। सौम्या जहां बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी, वहीं कुसुम का रंग सांवला था। वो बेहद सीधी सादी थी। दोनों एक गरीब किसान की बेटियां थीं। उनकी माँ और पिता सबसे अधिक प्रेम सौम्या से करते थे। एक दिन सौम्या के पिता केशव खेत से थके हारे घर लौटे। आरती, तुमको हम बताएं, हमारी बिटिया सौम्या की सुंदरता के चर्चे तो दूर दूर तक के गांव में प्रसिद्ध होने लगे हैं। आज पता है, खेत में जमींदार आया रहा, बोला कि उसको हमारी पुत्री सौम्या बहुत पसंद है। मैंने सुना है जमींदार का पुत्र रतन बहुत ही सुंदर है। अगर जमींदार को हमारी पुत्री सौम्या इतनी पसंद है, तो उससे कहो कि वो अपने पुत्र का विवाह हमारी बेटी सौम्या से कर दे। केशव उदास हो गया। हमने भी जमींदार से यही कहा था, परंतु उसने कहा कि अगर मैं भी उसकी तरह धनवान होता तो वो सौम्या को जरूर अपने हवेली की बहू बनाता। ये सुनकर आरती उदास हो गई। तभी केशव हल्का मुस्कुराया। अरे उदास ना हो रे आरती, मुझे विश्वास है कि हमारी सौम्या एक न एक दिन हमारी गरीबी जरूर दूर कर देगी। वो सुंदर होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान भी है। आरती के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसी समय
केशव की दूसरी पुत्री कुसुम पानी लेकर आई। पिताजी, आप खेत में काम करते करते थक गए होंगे। मैं आपके लिए शीतल जल लेकर आई हूँ। इसे पीकर आपकी थकान दूर हो जाएगी। केशव ने बुरा सा मुंह बनाया और अपनी पुत्री कुसुम को देखा। पानी पीने के बाद उसने कुसुम से कहा, आह, आह, ओ बेटा जी, रे तुम भी अपनी कुछ बहन सौम्या से सीखो। एक सौम्या है जिसकी बुद्धिमानी और सुंदरता के चर्चे हर गांव में प्रसिद्ध हैं, और एक तुम हो देवी जी, जो बिल्कुल उसके विपरीत हो। हमेशा चुप रहती हो, और सुंदरता का तो क्या ही कहना, इतनी सुंदर भी नहीं हो। और तुम्हें भी रोज सच सवर कर रहना चाहिए और बुद्धिमानी के गुण सौम्या से सीखने चाहिए। कुसुम मुस्कुराने लगी। पिताजी, मनुष्य चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन उसकी तकदीर में जो होता है वही उसे मिलता है। और फिर आपने तो सुना होगा, समय से पहले और तकदीर से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। ये सुनकर केशव चुप हो गया और वहां से चला गया। कुसुम अपने कक्ष में आ गई। तभी सौम्या वहां पहुंची, जो अक्सर कुसुम का मजाक उड़ाया करती थी। तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम पिताजी की चापलूसी करके उनकी नजरों में चढ़ नहीं सकती। तुम्हें कोई प्रशंसा नहीं मिलने वाली। सौम्या, तुम्हारी गलत फहमी है। मैं पिताजी का ख्याल चापलूसी की वजह से नहीं करती, बल्कि एक बेटी होने का फर्ज निभाती हूँ, भले ही वो मेरी प्रशंसा करे या ना करे। सौम्या कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहां से चली गई। अगले दिन सौम्या की माँ आरती ने उसे आवाज दी, सौम्या, आज जंगल से जाकर फूल तोड़ कर ले आना। कुछ देर बाद सौम्या और कुसुम जंगल में फूल तोड़ने के लिए चली गई। फूल तोड़ते तोड़ते सौम्या की नजर एक वृक्ष के नीचे बैठे साधु महाराज पर पड़ी। वहाँ कुछ लोग थे जो साधु को अपना हाथ दिखा रहे थे। अरे कुसुम, वो देख, साधु महाराज बैठे हैं। सुना है उन्हें हाथ की रेखाओं का बड़ा ज्ञान है। वो हाथ की रेखाओं को देखकर बता देते हैं कि किसके भाग्य में क्या लिखा है। कुछ ही देर में दोनों बहनें साधु के पास पहुंची। साधु ने पहले सौम्या का हाथ देखा और मुस्कुराया। तुम्हारे भाग्य की रेखाएं तो बड़ी अच्छी हैं, परंतु तुम्हारा घमंडी स्वभाव तुम्हारे अच्छे भाग्य की रेखा पर एक काली लकीर खींच रहा है। अगर तुम अपने स्वभाव में परिवर्तन कर लो तो तुम्हारा भाग्य और भी प्रबल हो सकता है। मैं सुंदर हूँ, बुद्धिमान हूँ, और सुंदर और बुद्धिमान होने पर मैं घमंड क्यों ना करूँ। खैर छोड़िए, मुझे तो मेरा भाग्य पहले से ही पता है। आप जल्दी से कुसुम की हाथ की रेखाएं देखिए और बताइए कि इसकी भाग्य रेखाएं क्या कहती हैं। लगता है बच्चे कि तुम्हें अपने भाग्य से ज्यादा अपने बहन के भाग्य के बारे में जानने की इच्छा थी, है ना? लाओ लाओ लाओ, हाथ दिखाओ। इतना कहकर साधु ने कुसुम का हाथ देखा। कुछ देर बाद वो बोले, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। तुम्हारे हाथ की रेखाएं तो बहुत कुछ कह रही हैं बच्चा। तुम्हारा स्वभाव तुम्हें एक दिन बहुत ऊंचे मुकाम पर लाकर खड़ा कर देगा। कुसुम मुस्कुराई और अपना हाथ वापस खींच लिया। साधु महाराज, मैं केवल एक बात पर विश्वास करती हूँ। मेरी तकदीर में जो भी लिखा होगा वो मुझे मिलकर रहेगा, और फिर समय से पहले और तकदीर से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। शानदार, जबरदस्त, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, अद्भुत अद्भुत। बेटा, तुम्हारे विचार तुम्हारे भाग्य की रेखाओं की तरह बहुत ही बलशाली हैं। वाह।
ये सुनकर सौम्या हंसने लगी। साधु महाराज, शर्त लगाती हूँ, ये हमेशा गरीब ही रहेगी। साधु कुछ नहीं बोले। कुछ देर बाद दोनों बहनें अपने घर लौट आईं। कुसुम अपने कक्ष में चली गई, जबकि सौम्या ने सारी घटना अपनी माँ और पिता को बताई। अरे बेटा, अगर तुम अपना हाथ साधु महाराज को ना भी दिखाती ना, तब भी हमें पता था कि तुम्हारा भाग्य बहुत ही ऊंचा होगा। अरे काहे कि तुम इस गांव की सबसे सुंदर और सबसे बुद्धिमान लड़की हो। अरे मेरी प्यारी बिटिया, आए हाय हाय हाय, किसी की नजर ना लग जाए। सौम्या फिर घमंड से मुस्कुराई और वहां से चली गई। अगले दिन सौम्या की माँ आरती अपनी दोनों बेटियों को बोली, सौम्या, कुसुम, आज फिर जंगल से फूल ले आओ, आज पूजा है। कुछ देर बाद सौम्या और कुसुम जंगल की ओर चली गईं और फूल तोड़ने लगी। तभी अचानक सौम्या की नजर एक वृक्ष पर बैठे हुए एक विचित्र पक्षी पर पड़ी, जो दोनों बहनों को घूर रहा था। अरे सौम्या, वो देख, वो पक्षी कितना विचित्र है। ऐसा पक्षी हमने कभी यहाँ नहीं देखा। हाँ, और ये तो हमें ऐसे देख रहा है जैसे हमें अच्छी तरह पहचानता हो। कुसुम के इतना कहते ही वो पक्षी मनुष्य की आवाज में बोल उठा, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ, मैं एक मायावी पक्षी हूँ। ये सुनकर दोनों बहनें चौंक गईं। अगर तुम दोनों मेरी एक पहेली का अपनी बुद्धिमानी से सही उत्तर दे दोगी, तो मैं तुम्हें एक ऐसी जादुई वस्तु दूंगा जिससे तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। सौम्या तुरंत खुश हो गई। वहीं कुसुम शांत मुस्कान के साथ बोली, मुझे तुम्हारी पहेली जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। मेरा भाग्य इतना कमजोर नहीं कि एक पहेली से बदल जाए। जो मेरी तकदीर में लिखा है वही मिलेगा। पक्षी कुछ देर कुसुम को देखता रहा, फिर सौम्या की ओर मुड़ा। क्या तुम्हारे यही विचार हैं? मेरी बहन मूर्ख है। उसकी मूर्खता के चर्चे पूरे गांव में प्रसिद्ध हैं। वो मौके का फायदा उठाना नहीं जानती, पर मैं जानती हूँ। मैं अपने गांव की सबसे बुद्धिमान लड़की हूँ। तुम अपनी पहेली पूछो, मैं जरूर सही उत्तर दूंगी। तो सुनो, मैं बिना पंख के उड़ता हूँ, बिना पैर के चलता हूँ, बिना मुंह के बोलता हूँ, बिना शरीर के दुनिया हिला देता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? इस पहेली का उत्तर है हवा, क्योंकि हवा बिना पंख उड़ती है, बिना पैर चलती है, बिना मुंह के आवाज पैदा करती है और तूफान बनकर दुनिया हिला देती है। वाकई तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ सौम्या के सामने एक पत्थर प्रकट हुआ। ये लो, ये एक जादुई पत्थर है। याद रखना, इसका इस्तेमाल केवल एक बार कर सकती हो, सिर्फ एक बार। किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकती हो, सिर्फ एक बार। उसके बाद ये पत्थर गायब हो जाएगा। इतना कहकर मायावी पक्षी रंग बिरंगी किरणों में गायब हो गया। सौम्या खुश होकर पत्थर उठाकर कुसुम के साथ घर लौटी और सारी घटना अपने माता पिता को बताई। अरे वाह 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 मेरी बेटी, अरे वाह वाह वाह, हाय 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 मेरी बिटिया रानी, नजर ना लगे। देख कुसुम, अगर तू भी पहेली सुलझाती तो तेरे पास भी पत्थर होता। अरे धात, लेकिन तू है एक नंबर की मूर्ख। क्या कहूँ अब मैं, समझा समझा के थक गया। पिताजी, मुझे अपनी तकदीर पर पूरा भरोसा है। पिताजी रहने दीजिए,
अगर इससे पहले पहेली पूछी जाती तो ये उत्तर ही नहीं दे पाती। बेटा सौम्या, अब ये बताओ कि किस चीज को सोने का बनाया जाए ताकि हम बहुत अधिक धनवान बन जाएं? बताओ। सौम्या गहरी सोच में डूब गई और बोली, पिताजी आप ऐसा कीजिए, घर की सारी कीमती वस्तुएं बेच दीजिए। उनसे जो सिक्के मिलेंगे उन्हें एक बड़े बक्से में भर दीजिए। मैं एक ही बार में उस बक्से और सारे सिक्कों को सोने में बदल दूंगी। वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, नजर ना लगे मेरी बुद्धिमान बेटी को। हाँ बेटा, यही करूँगा। हाँ। केशव ने तुरंत सामान बेच दिया, बहुत सारे सिक्के लेकर बक्से में भर दिए और सौम्या को दे दिया। हाँ, ये लो बेटा, ये बक्सा सिक्कों से भरा है, लो। सौम्या पत्थर उठाकर उस बक्से को स्पर्श करते हुए बोली, मैं चाहती हूँ ये बक्सा और इसके अंदर की हर वस्तु सोने की बन जाए। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ बक्सा सोने का बन गया और पत्थर गायब हो गया। सौम्या ने जैसे ही बक्सा खोला, अंदर के सारे सिक्के सोने के सिक्कों में बदल चुके थे। अरे वाह 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 मेरी पुत्री, तेरी वजह से हम धनवान बन गए। हाय 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 हाय, नजर ना लगे मेरी बिटिया रानी को। पिताजी अब आपकी गरीबी के दिन दूर हो गए। लेकिन केशव ने गुस्से से कुसुम को देखा। हाँ, गरीबी तो दूर हो गई, लेकिन हाँ, तू इस बक्से से दूर ही रहना। ये बक्सा सौम्या का है, इन सोने के सिक्कों पर उसी का अधिकार है, समझ लेना। अरे रे रे रे, बड़ी बुद्धिमान है मेरी बिटिया रानी, नजर ना लगे इसको। कुसुम चुप रही और वहाँ से चली गई। कुछ समय बाद केशव गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। उसका टूटा फूटा घर अब एक आलीशान हवेली बन गया और अब वो कई खेतों का मालिक भी हो गया। एक दिन केशव अपनी हवेली में बैठा हुआ था कि तभी वहाँ जमींदार अपने पुत्र रतन के साथ आ पहुँचा। केशव जमींदार को देखकर खुश हो गया। केशव भाई, तुम्हें याद होगा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी पुत्री सौम्या मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उस समय तुम धनवान नहीं थे, इसीलिए मैं उसे अपनी बहू नहीं बना पाया। लेकिन हाँ, अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। मैं अपने पुत्र रतन के लिए सौम्या का हाथ मांगने आया हूँ। अरे, मुझे कब से आप ही का इंतजार था जमींदार जी। ये रिश्ता मुझे मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। ठीक है, मैं अपनी पुत्री सौम्या का विवाह धूमधाम से करूंगा। जमींदार और रतन खुश होकर वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद कुसुम आकर खड़ी हो गई। पिताजी, आपको सौम्या का विवाह जमींदार के बेटे से नहीं करना चाहिए। जमींदार ने सौम्या की सुंदरता देखकर नहीं, आपका धन देखकर ये रिश्ता किया है। अरे, जब तेरे अंदर दिमाग है नहीं तो चलाती काहे को है? नहीं तो कितनी बार कहा है कि इन सब मामलों में दखल मत दिया करो। फालतू की राय किसी ने नहीं पूछी तेरी, अपने काम से काम रख। इतने में सौम्या वहाँ आ गई। ये क्यों नहीं कहती कि तू जल गई है? मेरा रिश्ता ऊंचे घराने में हो रहा है, इसलिए तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सौम्या, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ। तुम्हारी खुशी देखकर मैं खुश होती हूँ। मैं तुमसे क्यों जलूंगी? क्योंकि ना तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो, ना ज्यादा बुद्धिमान, और अब तुम सह नहीं पा रही कि जमींदार स्वयं रिश्ता लेकर आया है। गलतफहमी का कोई इलाज नहीं होता। अगर तुम ऐसा ही सोचती हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? कुसुम चुपचाप वहाँ से चली गई। कुछ समय बाद सौम्या का विवाह रतन के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ और वो जमींदार की हवेली में चली गई।
समय बीतता गया। एक दिन आरती ने केशव से कहा, अब कुसुम का क्या करेंगे? वो भी जवान है, उसके लिए भी कोई अच्छा वर तलाशना होगा। हाँ, अब जमींदार तो सौम्या के लिए खुद ही चलकर आया था, पर कुसुम के लिए तो अभी तक कोई रिश्ता आया ही नहीं, और आएगा भी कैसे? एक तो वो बहुत ही साधारण दिखती है, दूसरा बुद्धिमान भी नहीं है सौम्या जैसी। क्या कहूँ इसको मैं। वो दोनों नहीं जानते थे कि कुसुम उनकी हर बात सुन रही थी। उसका मन उदास हो गया। अगले दिन वो चुपचाप घर से निकलकर जंगल की ओर चली गई। कुसुम एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगी। अगर मेरी तकदीर में अच्छा वर लिखा होगा तो वो मुझे जरूर मिलेगा। तभी उसकी नजर एक तालाब के किनारे पड़ी, जहां एक घायल युवक गिरा हुआ था और एक नकाबपोश तलवार से उस पर वार कर रहा था। हे भगवान, इसकी जान तो खतरे में है। वो पूरी शक्ति से दौड़ी और नकाबपोश को जोर से धक्का दे दिया। नकाबपोश तालाब में गिरा और चीखते हुए बोला, मुझे तैरना नहीं आता। कुछ ही पल में उसकी आवाज शांत हो गई। कुसुम तुरंत घायल युवक के पास पहुंची, जो खून से लथपथ पड़ा था। वो उसे सहारा देकर किसी तरह अपनी हवेली तक ले आई। हैं? ये कौन है कुसुम? कहाँ से पकड़ लाई इसको? पिताजी, ये जंगल में घायल पड़ा था। एक नकाबपोश इसे मार रहा था। अगर मैं देर कर देती तो ये मर जाता। क्या पागल हो गई हो? तुमने उस नकाबपोश को धक्का दे दिया। न जाने वो कौन था और ये व्यक्ति कौन है। माँ, अच्छाई और बुराई पहचानने की समझ मुझ में है। वो नकाबपोश दुष्ट था। अगर मैं उसे ना रोकती तो वो इस युवक को भी मार देता और शायद मुझे भी। केशव ने मुंह बनाया। अरे, मेरे पास और कोई काम धाम नहीं है क्या? हैं? मैं सड़क पर पड़े लोगों की सेवा करूंगा क्या? तुम लाई हो, किसी कमरे में लेटा दो और वैद्य जी को बुला लाओ। मुझसे कोई उम्मीद मत करो। अब वही उसके जख्मों को ठीक करेगा। पता नहीं कहाँ से ले आई इसको। कुसुम चुपचाप युवक को उठाकर एक कक्ष में ले गई और एक वैद्य को तुरंत बुलवा लिया। बाप रे बाप, ये तो बहुत ही बुरी तरह से घायल है। देखो, मैं इसके घाव को ठीक करने के लिए तुम्हें कुछ जड़ी बूटियां दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने जरा सी भी लापरवाही की तो इसकी जान जा सकती है। ये भी किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा। मैं इसे बचाने का पूरा प्रयास करूंगी। वैद्य के जाने के बाद कुसुम दिन रात उसकी सेवा में जुट गई। कुछ दिनों बाद युवक होश में आ गया। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, मुझे याद आ गया। जब वो नकाबपोश मेरे ऊपर वार कर रहा था, तब तुमने ही मुझे बचाया था। मेरा नाम आदित्य है। मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ। वो नकाबपोश एक डाकू था जो मेरा धन छीनने का प्रयास कर रहा था। देखो, मैं राज्य में मजदूरी करके अपने गांव जा रहा था कि तभी उस नकाबपोश ने मुझे घेर लिया और उसके बाद की कहानी तो तुम जानती हो। चलो, अच्छा है कि तुम्हारी जान बच गई। कुछ दिन बाद आदित्य पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, लेकिन कुसुम मन ही मन उससे प्रेम करने लगी थी। एक दिन केशव आदित्य से बोला, हाँ भाई, मेरी पुत्री कुसुम ने बताया कि तुम एक गरीब मजदूर हो और मजदूरी करके लौट रहे थे और डाकू तुम्हारा धन छीनना चाहता था। अब जब तुम ठीक हो गए हो तो अपने घर वापस कब जा रहे हो कि यहीं अब रहने का इरादा है? नहीं, मैं आज ही निकल जाऊंगा। माफ कीजिएगा।
तभी अचानक रतन और सौम्या हवेली में आ पहुँचे। पिताजी, मैं और मेरे पति कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आए हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। नजर ना लगे मेरी बिटिया रानी को। हाँ, मुझे पता लगा कि तुम एक सड़क पर पड़े हुए राहगीर को उठा लाई और दिन रात उसकी सेवा में जुटी हुई हो। तो मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, लेकिन जाने से पहले आपसे एक बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या बात है? देखिए, मुझे आपकी पुत्री कुसुम से प्रेम हो गया है। मैं कुसुम का हाथ आपसे मांगना चाहता हूँ। मैं उससे मन ही मन प्रेम करने लगा हूँ। ये सुनकर केशव चौंक गया। उसकी नजरें कुसुम पर टिक गईं। मैंने आदित्य की लंबे समय तक सेवा की है। मैं भी आदित्य से प्रेम करने लगी हूँ। मुझे आदित्य से विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं। अरे, तुझ में बुद्धि बिल्कुल नहीं है क्या? पागल हो गई है क्या? एक साधारण मजदूर है ये, अपना पेट नहीं पाल पाता। डाकू इसके पीछे पड़े हैं, सारा जीवन गरीबी में कटेगा। प्रेम हो गया है, प्रेम हो गया है। मुझे अपनी तकदीर पर पूरा भरोसा है। पिताजी, कर दीजिए विवाह। वैसे भी इसके लिए अच्छे रिश्ते आ नहीं रहे। जीवन भर कुंवारी बैठने से बेहतर है कि ये किसी मजदूर के ही पल्ले बन जाए। आदित्य और कुसुम का विवाह मंदिर में साधारण तरीके से कर दिया गया। सौम्या विवाह के वक्त भी कुसुम का मजाक उड़ाती रही। कुसुम चुप रही, आंसू संभालती हुई आदित्य के साथ निकल पड़ी। हाँ, क्यों कुसुम, कहीं तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा तो नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं। कुछ देर बाद आदित्य उसे गहरे जंगल से होते हुए एक राज्य की ओर ले गया। ये तो महल है। तभी एक सैनिक भागता हुआ पहुंचा। हाँ, राजकुमार, 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 हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आप नहीं जानते हमें कितनी खुशी हो रही है आपको जीवित देखकर। आइए 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 आइए। कुसुम स्तब्ध रह गई, उसकी सांसें थम गईं। हाँ, मैं राजकुमार हूँ, राजकुमार आदित्य। और जो नकाबपोश मुझे मार रहा था वो मेरा मंत्री था। उसने छल से मेरे पिता की हत्या कर दी और मुझे भी मारने आया था। कुसुम, अगर तुम ना होती ना तो वो अपने मकसद में सफल हो जाता। तुमने मेरी जान बचाई। ये सुनकर कुसुम चौंक गई और राजकुमार आदित्य से बोली, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? राजकुमार आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्चा प्रेम है या फिर नहीं। लेकिन तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्चा प्रेम था, क्योंकि तुमने बगैर ये जाने कि मैं राजकुमार हूं मुझसे विवाह करने के लिए हामी भर दी। जबकि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूं, मजदूर हूं। डाकू मेरे पीछे पड़े। मुझे एक ऐसी ही लड़की की तलाश थी जो मुझसे प्रेम करे, ना कि राजकुमार से जिसके पास राजपाट धन दौलत है। जो मेरे दिल से प्रेम करे वो मुझे चाहिए थी, और वो तुम हो कुसुम। कुसुम की आंखों में आंसू आ गए। कुछ समय बाद राजकुमार आदित्य कुसुम को उसके घर लेकर आया। सैनिकों को देखकर केशव और आरती दंग रह गए। इत्तेफाक से वहां पर कुसुम की बहन सौम्या भी थी। अपने पति के साथ कुछ दिन अपने घर पर रहने के लिए आई थी। कुसुम अपने परिवार वालों को